शेख हसीना 2 साल बाद मीडिया के सामने आई हैं। वो किस कंडीशंस में रहीं, अब उनका आगे का क्या प्लान है। जिस तरह से उन्हें अचानक देश छोड़ना पड़ा था, उसको लेकर भी कई सवाल थे, जिसका उन्होंने आज जवाब दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 साल बाद मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने पहला संबोधन दिया भारत में बैठकर नई दिल्ली से, और उन्होंने अपनी देश की जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल जवाब थे, उनको आंसर किया। बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर इन 2 सालों में वो किस कंडीशंस में रहीं, अब उनका आगे का क्या प्लान है, और किस तरह से छात्र आंदोलन को, वो जिस तरह से उन्हें अचानक देश छोड़ना पड़ा था, उसको लेकर भी कई सवाल थे, जिसका उन्होंने आज जवाब दिया है। तो हमारे साथ नवीन सर हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी कुछ अहम बातें सर बताएंगे, जो कि मीडिया के कैमरे के सामने अभी भी उन्होंने वो नहीं आई हैं, और वर्चुअली उन्होंने सिर्फ साउंड बाइट दिया है। देखिए, जो भी बातें शेख हसीना ने कही हैं वो सामने तो भले ही नहीं आई, लेकिन उनकी आवाज़ जो है सीधे तौर पर 24 मिनट का जो उनका तकरीबन संबोधन रहा। बिल्कुल। और उन्होंने ये दूसरी वर्षगांठ भी है जो उनके देश से निष्कासन की, जिसको उन्होंने आज कहा कि मैं लौट के, उन्होंने सबसे सबसे जो मजबूत बात वहाँ जो कही है कि मैं लौट के तो बांग्लादेश जाऊंगी ही, चाहे मुझे वहाँ पे मौत भी मिले, चाहे जो कुछ भी हो मेरे साथ, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। तो सबसे अहम बात है कि वो उनका लौटना अब तय है, और वो तैयारी दिसंबर तक की है। तो ये सबसे बड़ी बात जो है उनके में काफी निकल के आई। भावुक अपील की उन्होंने, लगातार रोने की आवाज भी आई कई बार। नहीं तो भावुक होना बिल्कुल लाजमी है। देखिए, जिस देश में आप लगातार, आपका पूरा परिवार, पिता से लेके पुत्री, और आप नई जनरेशन जो है वो भी तैयार खड़ी है, लीड करने के लिए खड़ी थी, लेकिन अगर इतना वक्त दिया हो और पूरा आज बांग्लादेश बना है तो उस मुजीबुर रहमान की वजह से ही बना है। अगर मुक्ति वाहिनी नहीं होती और उस तरीके का पूरा भारत के साथ संबंध नहीं होते, इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान का समझौता ना होता, तो आज बांग्लादेश अस्तित्व ही नहीं होता बांग्लादेश का। ना जिस तरीके की प्रताड़ना पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के सरकार द्वारा, उस दौर की सेना द्वारा दी जा रही थी, अगर उससे किसी से बचाया था तो वो भारत था। और मुजीबुर रहमान ने ही आवाज खड़ी की थी कि भाई मातृभाषा की लड़ाई गई है, हमारे ऊपर उर्दू आप थोप नहीं सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई इस बारे में कि भाई हमारी मातृभाषा बंगाली है, हमारी मातृभाषा उर्दू नहीं है, और आप हमारे पे अगर आज थोपेंगे कि भाई उर्दू ही जो है पूर्वी पाकिस्तान में भी उसी तरह चलेगी जिस तरीके से पश्चिम पाकिस्तान में थी, तो वो वाली स्थिति नहीं थी। और वही मातृभाषा की लड़ाई, इसलिए आज भी वहाँ मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और वो सारी स्थितियां वही बनी थी जो 1971 की जो लड़ाई थी, और जो आज अस्तित्व है बांग्लादेश का। वो कई बार उन्होंने जिक्र भी किया, 1971 का युद्ध का भी जिक्र किया, अपने परिवार के लोगों की हत्या के भी जिक्र किया उन्होंने, कि किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, और इन सब बातों का जिक्र करते हुए भावुक भी रहीं। इसके अलावा इन्होंने मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर भी कई दावे किए हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, परिवार का जिक्र करना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश का गठन हुआ और जिस तरीके की पूरी लड़ाई हुई कवायद, और उनका सीधा सीधा कहना है कि जो 30 लाख लोगों ने जो अपनी जान दी थी और जो लोग शहीद हुए उस पूरी त्रासद जो पूरी वो साल रहा, और उसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व बना, तो उनको याद करिए। और उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल साजिशपूर्ण तरीके से उन सारे चिन्हों को मिटा देना चाहते हैं। क्यों मिटा देना चाहते हैं, क्या वजह है, क्यों उस आइडेंटिटी से बांग्लादेश अलग होना चाहता है, इसके पीछे की क्या चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट मूवमेंट रहा पूरा, वो पूरी तरह से राजनीतिक सुनियोजित साजिश था। उन्होंने कहा कि उसके बाद से 2 साल से बांग्लादेश के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि वहां वो स्थितियां नहीं बन पाई जिस इस तरीके की स्थिति का निर्माण करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने बात की कि भाई वहां पे पत्रकारों पे हमले हुए, वहां पे माइनॉरिटी के बारे में जो थी उन्होंने बात की कि जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हुए और जिस तरीके का भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ, और उसी का नतीजा आप देखिए कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो भारत खेलने आई थी तब विरोध प्रदर्शन हुआ। और एक घटना आपने कानपुर में सुनी, कहा गया कि भाई वो जो प्रशंसक था उसकी मारपीट की घटना भी आई थी। उसके बाद जो है, जब बांग्लादेश की टीम को भारत आना था, और उस विरोध प्रदर्शन के बाद वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम नहीं खेल पाई। तो ये सारी चीजें उसी की परिणति थी कि वो सारी चीजें बदली। ये देखिए कि पूर्व कप्तान भी बांग्लादेश के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे साथ में। नहीं, देखिए चीजें देखिए क्या है कि पूर्व कप्तान उनके सहयोगी रहे हैं, और बिल्कुल बैठना लाजमी, क्योंकि वो सहयोगी वो उनके साथ खड़े रहे, और जो उनको अगर कप्तान बनाए रखना, और जो बांग्लादेश की क्रिकेट की जो स्थिति 15 साल में सुधरी और जिस जगह पे खड़ा है, तो शेख हसीना ने बिल्कुल उतना पूरा समर्थन किया, चाहे वो भारत के साथ सपोर्ट चाहिए वो जिस तरीके की भी, तो वो राजनीतिक सहयोग जो पूरा मिला था, तो उनका रहना उनके साथ बिल्कुल बनता है। और दूसरी चीज देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक तौर पे किसी पे थोपा नहीं जा सकता ना, कि भाई आप किसके साथ रहेंगे और किसके साथ नहीं रहेंगे। आपकी स्थितियां जिसे बनी,
और आपको जिस तरीके से भागना पड़ा, वो बात उन्होंने कही कि मैं तो अपने पैतृक निवास जाना चाह रही थी, लेकिन राजनीतिक स्थितियां इस तरीके से बनी, जब मुझे लगा कि मेरी जान पे आ जाएगी तो मुझे देश छोड़ना पड़ा। आपात परिस्थितियों में मुझे 30-40 मिनट का वक्त मिला। और अगर आज बांग्लादेश वो वापस जाने की सोच रही है तो हालात कुछ तो सुधरे हैं, और इसमें भारत की भी भूमिका पीछे से बहुत रही, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो भारत ने निर्णय लिया था वो दिनेश त्रिवेदी जैसे एक मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति को वहां का डिप्लोमेट बना के भेजना एक बहुत बड़ी, जो उन परिस्थितियों जो बंगाली स्पीकिंग है, विदेश में पढ़े हुए हैं, जिस तरीके की बात वो समझाया और समझाना नए प्रधानमंत्री और नए पूरे सेटअप को चाहते हैं, और भारत की मंशा क्या है ये सारी बातें करना चाहते हैं, तो आप देखिए उनके जाने के बाद चीजें धीरे धीरे चीजें सुलझती जा रही हैं। और ये उसी की परिणति है कि आज अगर वो प्रेस के सामने आई और अपना बयान अगर जारी किया है और 24 मिनट तक आवाज वो उन्होंने दी और वो बात कह रही हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें भारत की कूटनीतिक भूमिका निश्चित तौर पे, भले ही भारत ने आज बयान दिया है कि ये उनका निजी मसला है, ये उनका निजी कार्यक्रम है जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के संबंधों को सुधारने की कोशिश करने के लिए जो दिनेश त्रिवेदी को भेजने वाला कदम था, ये उस सारी परिणति है कि भाई कैसे हम उन चीजों को हैंडल करेंगे और वैसी परिस्थितियां बनेंगी तो क्या सामान्य स्थितियां वहां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये सारी चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्पष्ट हो गई कि निश्चित तौर पर वो जो है बांग्लादेश जाएंगी, और उनके मन में वो पीड़ा है कि 1971 की लड़ाई के उनके पिता की जो की शहादत थी, उसको जो है पाकिस्तान जो बांग्लादेश जो है उससे अलग होना चाहता है, और वो किसके हाथों में खेल रहा है, किसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं वहां के राजनीतिक। ये जो पूरी मुहिम चली तो उन्होंने एक तरीके से जो मोहम्मद यूनुस जो थे और नोबेल रॉनेट जिनको कमान दी गई थी उनके जाने के बाद, और जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने थे उन पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उस साजिश में जिस तरीके से उन्होंने धन्यवाद दिया और वो भी कहीं ना कहीं उस साजिश का जो हिस्सा थे। तो ये स्थितियां बांग्लादेश की सामान्य होती दिख रही हैं, क्योंकि देखिए आप क्रिकेट के फ्रंट पे भी बात कीजिए, जिस तरीके से तमीम इकबाल जिन्होंने जब उन्होंने ये बात कही थी कि भारत के साथ क्रिकेट संबंध नहीं खराब करने चाहिए, और उनको वहां पे इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे क्रिकेटर्स उनके साथ आके खड़े हो गए थे, तो वो स्थिति जब बनी और अगली बार जब चुनाव होते हैं, नई सरकार आती, तो वही व्यक्ति जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसका मतलब भारत के साथ संबंधों को अच्छे करने की दिशा में बांग्लादेश की सरकार भी जा रही, चाहे वो चैनल क्रिकेट का हो, राजनीति का हो या और कोई भी रास्ता हो, क्योंकि देखिए ब्रिक्स की समिट जो होने वाली है उसके लिए भी न्योता दिया जा चुका है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री भारत आए। तो कहीं ना कहीं वो स्थितियां बनती दिख रही हैं कि जो बर्फ जमी हुई थी संबंधों में और जिस तरीके की तनातनी की स्थिति थी, वो स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं कि आग ठंडी हुई है, लोगों के सेंटिमेंट्स थोड़े से 2 साल में लोगों की जो थोड़ी सी जो कहते हैं ना वो फेड पड़ती है मेमोरी, थोड़ी सी लोगों को लगा कि भाई वो कट्टरपंथ वाली जो बात थी, जो स्थितियां खराब थी, उनसे चीजें सामान्य हुई। तो अब स्थितियां बनती हुई डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भी दिख रही है कि प्रधानमंत्री भारत आ सकते हैं। अगर वो मांग हो रही थी कि इनको प्रत्यर्पण कर दिया जाए क्योंकि उनको सजाए मौत मिल चुकी है बांग्लादेश में, और इसमें कि भाई जो मानव के खिलाफ जिस तरीके का, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो उसके बाद भी हो रही हैं, और अभी भी उस तरीके की प्रताड़ना की बहुत सारी खबरें कई बार आ जाती हैं, लेकिन स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं और जो रास्ते खुलते दिख रहे हैं उन्हीं का फायदा उठाते हुए शेख हसीना अब बांग्लादेश लौटना चाहती है, लौटने का दावा करें। तो अब भविष्य क्या दिख रहा है आपको कि शेख हसीना अब पॉलिटिकली कितना फिर से एक्टिव हो पाएंगी, या फिर से उनको सजा दे ही दिया जाएगा? किस तरह के हालात बनते हैं आप देख सकते हैं? अब स्थिति के बारे में बहुत प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां की सरकार किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहती और भारत सरकार की इसमें भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि भारत का हमेशा से बांग्लादेश से संबंध दोस्ताना रहा है। कुछ ही ऐसे मौके आए हैं, एक बार आपको याद होगा कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स जो है उनके साथ, और वो एक मुश्किल घड़ी आई थी जब आमना सामना हो गया था, तब बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जो है खराब स्थिति हुई थी। उसके अलावा एक मौका जो आया था पिछले बार जब शेख हसीना थी और हमने जो समझौता किया था और जमीन का हस्तांतरण हुआ था, तो ये एक चीज थी कि भाई हम किसी चीज के समाधान जो है परमानेंट निकालें और वो स्थितियां ना बने। बांग्लादेश के लोग बहुत सारे भारत आए थे और SIR के बाद अब वापस गए हैं, तो वो स्थितियां में कि भारत बांग्लादेश के बीच का कॉमन जो एक संबंध पुराने हैं, भाषाई संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और वही संबंध जैसे भारत में मुसलमानों के संबंध पाकिस्तान से बहुत पुश्तैनी रहे और लोग अभी भी जाते हैं, क्योंकि किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की नानी थी, किसी की दादी थी, वो शादियां भी बॉर्डर
वहीं क्रॉस बॉर्डर शादियां होती हैं और वही स्थिति बांग्लादेश में भी है। तो वो स्थितियां तो है नहीं कि भाई लोग का आना जाना, लोग कनेक्ट करेंगे तो स्थितियां सामान्य होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ा देना तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप किसके हाथ में खेल रहे हैं? और देखिए उनके बेटे ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। शेख हसीना के बाद जो बयान आया है उनके बेटे का आया है, उनके बेटे ने साफ तौर पे, संजीव ने कहा कि पाकिस्तान दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पर बांग्लादेश पहुंच गया है और आईएसआई को वहां पे खुली छूट मिल गई है। और कल ऐसा ना हो कि जो आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे अब वो आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते से आएंगे, तो छवि किसकी खराब होगी? तो ये स्थितियां बनती दिख रही है। और ये बात अगर कही गई है तो ये सारी चीजें कूटनीतिक तौर पे भी, या हो सकता है कि उनके पास, क्योंकि जो व्यक्ति सरकार में 15 साल रहा हो तो उनके लोग सरकार में तो होंगे, आईबी में भी जिस तरीके के हमारे यहाँ होते हैं, तो जो खुफिया फोर्सेस होंगे उनके लोग उनको सूचनाएं दे ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं बैकहैंड उनके जो सिचुएशन होगी उनको मिल रहा होगा। और ये इंफॉर्मेशन अगर उनको मिल रही है, इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं ना कहीं मुश्किल में बांग्लादेश है और उस मुश्किल की घड़ी में बांग्लादेश वालों के साथ रहना चाहती हैं और उस पूरी फजीहत से बचाना चाहती हैं जिस तरीके की फजीहत पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हो रही है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लोगों को जाने में, चेक इन करने में जिस तरीके की परेशानियों का सामना पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को करना पड़ रहा है, तो वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशियों की वो स्थिति वो इमेज पूरे वर्ल्ड में वो बहुत मुश्किल घड़ी होगी अगर आतंकवाद के साथ नाम अगर आपका एफिलेटेड और आप उसके पर्यायवाची बन जाते हैं। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान भारत के साथ है, जिस जगह पे आप आज से 20 साल पहले देखिए जब कंधार हाईजैक हुआ और वो स्थितियां जब थी, उस तालिबान में और इस तालिबान में कितना फर्क है। लोगों को लगा कि तालिबानियों से बात करने का चैनल क्या है, तो आज भारत के मार्फत भी बहुत सारी बातें हुई और आज पाकिस्तान में भले ही महिलाओं को लेके वहां पे अधिकारों के, लेकिन पहले से स्थितियां बहुत हद तक बेहतर हैं जहां पे सीधे स्थितियां बन सकती हैं। तो जब अफगानिस्तान भारत के साथ रह के उन स्थितियों से निकल के और नए रास्ते में चल चुका है, तो क्या बांग्लादेश अफगानिस्तान बनना चाहता है या पाकिस्तान? ये बांग्लादेशियों को चूज करना पड़ेगा। चुनाव अभी हुए हैं, अगले 5 साल बाद अगले चुनाव होंगे, तो शेख हसीना का तो कार्यकाल अब हो गया कि राजनीतिक तौर पे तो खत्म हो गया, बिल्कुल नई पीढ़ी आ चुकी। क्योंकि जिस तरीके से खालिदा जिया थी और खालिदा जिया और इन दोनों की राइवलरी चली और एक दूसरे के बाद चाहे तो दोनों लोग प्रधानमंत्री बनते रहे और सत्ता हस्तांतरण एक दूसरे को करते रहे। लेकिन अब नई पीढ़ी आ गई तो शेख हसीना को भी लगता है कि अगर मुझे अपने परिवार की लिगेसी और 1971 के उन चिन्हों को और उस आइडेंटिटी को बरकरार रखना है तो बांग्लादेश लौटना ही होगा। क्योंकि बेटे के ऊपर उस तरीके के आरोप नहीं है कि उनको फांसी की सजा हो जाए, 5 साल की सजा हो जाए, 10 साल की सजा हो सकता है राजनीतिक तौर पे हो, और कल ऐसी कोई बात हो, चुनाव हो, लड़े और बदलाव हो, तो हो सकता है 5 साल में वापस आ जाए और नए तौर पर प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो परिवार की लिगेसी ही वहां चल रही है। अगर उसी लिगेसी को कैरी ऑन करना है तो शेख हसीना को लगता है कि मेरा तो काम पूछ गया, कि हो सकता है मैं कितने दिन की मेहमान हूं, तो मैं आखिरी सांस भी लूं तो बांग्लादेशियों के बीच लूं, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो सरकार जो निर्णय हुआ है कि सजाए मौत का जो ऐलान हुआ है या फांसी पे ही लटका दिया जाए उनको या फांसी की सजा दे दी जाए, तो वो स्थिति अब बनी हुई है। तो वहां से वो वापस अब नहीं आना चाहती। उनको लगता है कि मैं लौट के बांग्लादेश ही जाऊं और वहां जहाँ पिता उनके जो है जहाँ पे शहीद हुए वहां वो शहीद होना चाहती हैं और उसके बाद वो अगली पीढ़ी के लिए वो छोड़ जाएंगी, ताकि बांग्लादेश जिन नियमों पे, जिन कायदों पे, जिस शहादत पे बना था और जिस सोच के साथ बना था, वो सोच कहीं ना हो और बांग्लादेश की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहे। तो बिल्कुल नवीन सर थे हमारे साथ, बहुत अच्छे से डिकोड किया इन्होंने पूरे जो पहली बार जो शेख हसीना सामने आई उनको और उनके भविष्य को लेकर भी कई सारे बातें हमको बताएं। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए आप टाइम्स ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।